स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। महाराष्ट्र में राज्यसभा की एक सीट के लिए छोटी छोटी पार्टियां बड़ा बड़ा मुंह खोल रही हैं। शिवसेना को एक एक विधायक जुटाने के लाले पड़ गए। पार्टी सत्ता में बैठी है तो सवाल इज्जत बचाने का भी है। बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार खड़ा कर पेच फंसा दिया है। हर विधायक इस वक्त खुद को किंग मेकर के रोल में देख रहा है, चाहे निर्दलीय विधायक हो या छोटी पार्टी का। ऐसे में उद्धव एक बार फिर अपने गॉडफादर शरद पवार की शरण में है। क्या पवार का पावर प्ले फिर काम आएगा? क्या राज्यसभा में अघाड़ी का झंडा लहराएगा या बीजेपी का निर्दलीय जोड़ो दांव काम आएगा? हफ्ते भर से मुंबई के सियासी हलके में हलचल मची है। सड़कों पर विधायकों से भरी बसें दौड़ रही हैं। होटलों में राज्यसभा की वोटिंग का क्रैश कोर्स चल रहा है। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में जब विधायकों को प्रशिक्षण देने खुद अघाड़ी सरकार के गार्जियन शरद पवार पहुंचे, उनके आगे सीएम उद्धव ठाकरे की बिसात क्या, बेचारे वाइस प्रिंसिपल भी नहीं नजर आ रहे थे। यकीन ना आ रहा हो तो पवार साहब की बॉडी लैंग्वेज देखिए, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। इस चुनाव में उद्धव ठाकरे के चाणक्य संजय राउत को भी राज्यसभा जाना है। उनके साथ साथ पार्टी ने जोश में आकर एक और उम्मीदवार चिपका दिया। संख्या बल और सत्ता बल के सहारे उम्मीद थी कि दोनों को पार्टी दिल्ली पहुंचा पाएगी, मगर अंतिम समय में बीजेपी के एक और उम्मीदवार को उतारने के बाद शिवसेना का भरोसा डिगने लगा। ठाकरे सेना ने फिर अपने सरदार पवार की शरण ली। ट्राइडेंट के जमावड़े के बाद अघाड़ी की जान में थोड़ी जान आई है। देखिए, जब लड़ाइयाँ शुरू होती है तो हर पक्ष जो यही कहता है कि हम ही जीतेंगे, मगर कल आपने देखा कि सारी की सारी सेना तो यहाँ है, तो जीतेंगे कैसे? हमारे महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियाँ जो हैं और उनसे जुड़े हुए जो अपक्ष है या छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो कई सारी पार्टियां, लोग, हमारे विधायक कल के मीटिंग में हाजिर थे और आज ही वो सब लोग हमारे लोगों के साथ रह रहे हैं एक जगह पर। तो ये साफ चित्र जो है दिखाई दे रहा है कि ये हमारे सारे उम्मीदवार जिताने के लिए हमारे पास पर्याप्त विधायकों का आंकड़ा है। पहले कहा था कि भाई ठीक है, जिसकी जितनी संख्या है उसके मुताबिक अपने अपने उम्मीदवार खड़े करें और ताकि इलेक्शन ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, मगर वो सुनने के मूड में नहीं है तो क्या करें? ठीक है, तो इलेक्शन होगा। गठबंधन की सरकार मजबूर होती है, इसका एहसास एक बार फिर हो रहा है। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6वीं सीट के लिए दो विधायकों वाले दलों की भूमिका अचानक खास हो गई है। पहले जरा इन दो विधायकों वाली पार्टियों के बारे में जान लीजिए। समाजवादी पार्टी, जिसके अबू आजमी समेत 2 विधायक हैं। बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी में भी उनके समेत 2 विधायक हैं। ओवैसी की पार्टी के पास भी 2 ही विधायक हैं। 3 विधायकों वाली एक बहुजन विकास अघाड़ी भी है, जिसके फिलहाल बीजेपी के साथ जाने के आसार हैं। समाजवादी पार्टी कल तक खुद को शिवसेना से नाराज बता रही थी। अबू आजमी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अब तक मुसलमानों के हित में एक भी ऐलान नहीं किया, मुसलमानों के आरक्षण के लिए प्रयास नहीं किया, मगर शाम के भटके अबू आजमी सुबह उद्धव के खेमे में लौट आए। आदमी साहब, आज आपकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से भी हुई, उसके पहले अजीत पवार से भी हुई। आप वर्षा बंगले पर गए। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद में किस निर्णय पर समाजवादी पार्टी पहुंची है? मैं कई दिनों से अपने लेटर के जवाब का इंतज़ार कर रहा था
मेरे कुछ सवालात थे। मुझे डीसीएम साहब ने कहा कि आइए मेरे साथ, मैं चलता हूँ आपके पास। मुख्यमंत्री ने बुलाया है। मैं डीसीएम साहब का बहुत इज़्ज़त करता हूँ। जब भी उनके पास जाता हूँ कोई काम लेकर तुरंत करते हैं काम वो। लेकिन मुख्यमंत्री जी से मुझे शिकायत थी, जो मैंने लिखा था लेटर, और उस पर खुली चर्चा हुई। उन्होंने कहा जो सवालात आपने लिखे हैं बिल्कुल जायज़ हैं आपके सवालात, उन चीज़ों को हम बहुत जल्द पूरा करेंगे, आपको जो वादा करते हैं। और फिर हमारे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना है, एक तरफ बीजेपी है। अब आप बताइए, समाजवादी पार्टी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के उस पर चलती, विचारों पे चलती है, जो मुलायम सिंह यादव जी के विचारों पे चलती है, वो अपने हाथों से किस तरह बीजेपी को वोट दे सकती है? मुझे नहीं लगता। यानी कि बीजेपी को हराना है इसलिए शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के साथ जाना है, या फिर कोई और भी वजह है कि नैतिकता यही कहता है कि अब उनको वोट दें? समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। जो लोग इस देश में सेकुलरिज्म की बात करते हैं, शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी भी और हम भी इस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में हैं, और पूरे देश में आज बीजेपी की सरकार है। आप देख लीजिए, एक एक बच्चा चिल्ला रहा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ होता है कि मैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को मजबूत करूँ। अखिलेश यादव जी ने हरी झंडी दे दी है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि आप जो है इन दोनों में जो बेहतर हो उनको दीजिए, और बेहतर इन दोनों में उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है जिसमें शरद पवार साहब भी हैं, इसलिए आप उनको वोट दीजिए। लेकिन कल तक तो आप बार बार ये कहते थे, मैंने भी आपसे 2 बार 3 बार इंटरव्यू किया, आप ये कहते थे कि हिंदुत्व तो किसका सबसे बड़ा है, उस लाइन पर शिवसेना बात कर रही है। तो आखिर कैसे जाकर शिवसेना को हम सपोर्ट करें? नहीं, अगर मैं शिवसेना को सपोर्ट नहीं करूं तो किसको, मैं बीजेपी को करूं? तो बीजेपी कहाँ कह रही है कि मेरा हिंदुत्व बड़ा नहीं है? वो भी ये कह रही है। तो फिर इन दोनों में कम से कम, इन दोनों के साथ में कांग्रेस और एनसीपी, इनके साथ में शिवसेना के साथ कांग्रेस और एनसीपी भी है, तो थोड़ा सा ये मजबूत हो जाता है, प्लस पॉइंट हो जाता है। इसलिए मेरे नेता ने, अखिलेश यादव जी ने कहा कि उनको वोट दो। तो समाजवादी पार्टी मान गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी अब मान गए हैं, मगर ओवैसी की एआईएमआईएम इस चुनाव में न्यूट्रल रहेगी। ये और बात है कि उसका ये न्यूट्रल होना भी खासा स्ट्रेटजिकल है। मगर दो विधायकों वाली पार्टियों में एक बच्चू कडू भी हैं। अघाड़ी सरकार में वो मंत्री हैं। नाराज बताए जा रहे बच्चू कडू भी मान गए हैं और उनकी शर्त पूरी हो गई है। काड़ू के साथी विधायक राजकुमार पटेल का कहना है कि वोट तो अघाड़ी को ही देना था। मैं प्रहार जनशक्ति पक्ष का आमदार हूँ और बच्चू भाऊ हमारा नेता है, और बच्चू भाऊ को शिवसेना के कोटे में से मंत्री पद मिला है, और हम दोनों महाविकास आघाड़ी के साथ में। लेकिन कहा यह जाता है कि आप लोग नाराज़ है, किसानों का जो मुद्दा है उससे हल नहीं हुआ है, उसको लेके जो आपके नेता है बच्चू कडू वो भी लगातार उठा रहे कि उनका मुद्दा हल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सरकार ने किसानों का साथ नहीं दिया अब तक। केंद्र सरकार ने जो मदद करना था किसानों को वो मदद किए नहीं है, और बच्चू भाऊ का कहना यह है कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने वो चना उत्पादक या धान उत्पादक शेतकरी को मदद करना चाहिए, भाई इतने उनका कहना है। वो कोई नाराज नहीं है। उन्होंने जो बोला कि मैं अंतिम टाइम 5 मिनट के अंतिम समय में मैं मतदान करूंगा, वो मंत्री है और उसको मतदान करना ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। थोड़ा सा नाराज़ी उन्होंने व्यक्त किया है। वो नाराज़ी व्यक्त करने का उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भाई किसानों को कहीं वो आज की तारीख में वो जरा थोड़ा सा संकट में है, उनको मदद होना चाहिए। जब एक एक सीट की इतनी अहमियत है तो ऐसे में अचानक राज ठाकरे का रोल भी अहम हो गया है। बीजेपी नेता आशीष शेलार उनसे मिलने शिवतीर्थ पहुंचे। मुंबई के मशहूर शिवाजी पार्क इलाके में शिवतीर्थ राज ठाकरे का बंगला है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के पास भी एक विधायक है। बीजेपी को उनके विधायक से समर्थन की दरकार है। बीजेपी को सकारात्मक जवाब ही मिला होगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। इस सिलसिले में जब एमएनएस प्रवक्ता संदीप देशपांडे से सवाल करिए तो उल्टा शिवसेना को आईना दिखाते हैं। संदीप सर, आज आपने एक ट्वीट किया है, उद्धव ठाकरे की सभा हो रही है औरंगाबाद में, उस सिलसिले में ये ट्वीट था, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, हमने स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को देखा है। खुद के उसूलों के लिए सत्ता पे लात मारने वाले हमारे बाला साहब थे। वो कहा, और सिर्फ एक राज्यसभा के जगह के लिए एमआईएम की और समाजवादी का जो लांगून चैलेंज कर रहे हैं, वो हमारे नंबर 1 सीएम का। मुझे लगता है ये विरोधाभास महाराष्ट्र की पूरी जनता देख रही है,
और आज संभाजी नगर में लोग कहते हैं कि तोफ बजने वाली है। मुझे लगता है पटाखे की एक लवंगी माल भी अगर बजी तो भी बहुत है। संदीप देशपांडे ने आखिरी लाइनों में औरंगाबाद का जिक्र किया। जब आप ये खबर देख रहे हैं, ठीक उसी वक्त औरंगाबाद में सीएम उद्धव ठाकरे की रैली शुरू होने वाली है। इससे पहले राज ठाकरे ने औरंगाबाद में 1 मई को महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर विशाल रैली की थी। उद्धव ठाकरे की रैली को उसी का जवाब माना जा रहा है। चर्चा है कि उद्धव औरंगाबाद का नाम बदलकर उसे संभाजी नगर कर सकते हैं। ये नाम बाला साहब का दिया है, जो अब तक आधिकारिक नहीं हो सका है, मगर इस रास्ते में कानूनी अड़चनें तमाम हैं। जिले का नाम बदलने के लिए प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। राज्यपाल नाम बदलने की अधिसूचना गृह मंत्रालय को भेजता है। गृह मंत्रालय जब इसे अपनी मंजूरी देगा तभी जिले का नाम बदलेगा। गृह मंत्रालय की हरी झंडी के बाद राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है। तमाम कमिटमेंट के बावजूद शिवसेना को और उद्धव ठाकरे को औरंगाबाद का नाम बदलना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ उसे महाराष्ट्र की कैबिनेट में कांग्रेस और एनसीपी जैसे साथी दलों का विरोध झेलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ये किसी तरह से कैबिनेट में पास भी हो गया तो उसके बाद राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी और आखिर में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ये पूरा मामला जाएगा। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे और केंद्र के रिश्ते हैं, ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए औरंगाबाद का नाम बदलना आसान नहीं होगा। बहरहाल अभी राज्यसभा की खींचतान चल ही रही है कि अब विधान परिषद चुनाव का मसला भी सामने आ गया है। राज्यसभा के बाद 20 जून को विधान परिषद का भी चुनाव होगा। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने 5 उम्मीदवार विधान परिषद चुनाव के लिए मैदान में उतारे तो अब महाविकास अघाड़ी ने 6 उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। ये चुनाव सीक्रेट बैलेट से होने से महाविकास अघाड़ी की टेंशन बरकरार रहेगी। सचिन अहिर हमारे साथ में है। सचिन जी, बताइए कि अभी विधान परिषद का भी जो कैंडिडेट थे वो डिक्लेयर हो गए हैं। राज्यसभा को लेकर पहले से मारामारी चल रही है, कहीं विधायक होटल में रखे जा रहे हैं, बीजेपी अपना दावा कर रही है, आप लोग अपने दावे कर रहे हैं। कितने विधायकों का समर्थन शिवसेना को मिल रहा है? ये नौबत किसने लाई? अगर आप देखेंगे न्यायिक दृष्टिकोण से और नैतिक तत्व से, अगर हम देखें कि जिसके जितने विधायक चुनकर आए और जिसको जो कोटा मिला है उसके तहत ये है। अब बीजेपी बार बार ये कोटे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विधान परिषद में भी अगर वो 4 उम्मीदवार दिए होते तो अनोपोज होता था। एक 5वां उम्मीदवार देकर इस सब चीज़ों को उत्तेजन करने का काम और आकर्षित करने का काम ये दुर्देव से हो रहा है। अगर शायद ये नहीं होता तो एकाध सदस्य उनकी अगर मर्जी होती तो बिन विरोध भी होता था। जो हमेशा कोटा जो जिसको मिला है, जैसे कि 27 का कोटा है, हमारे पास 56 है, एक हमारे एक्सपायर हो गए, 55 है, तो हमारे 2 आ रहे हैं। बीजेपी के पास 105 है और कुल मिला के अगर उनके अपक्ष पकड़े तो 113 तक के जाते हैं। तो वो 4 के लिए जो 108 लगते हैं, तो सिर्फ 4 वोटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप बताइए मुझे और आपके ऑडियंस को भी मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 किसके ऊपर, तो फिर आप किससे लाने की बात कर रहे हैं? आप हवे से तो नहीं आएंगे। फिलहाल 9 जून यानी कल नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। आज बीजेपी के सभी उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।